हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच में हम थेराप्यूटिक प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग शुरू करेंगे आज। तो रॉजर्स का ये मानना था कि जो इसमें थेरेपी होती है, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग जो होती है, वो दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एक तो जो थेरेपिस्ट है उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, मतलब वो थेरेपिस्ट पर्सनली कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। और दूसरा है कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में कैसा रिलेशन बिल्ड हुआ है। तो रिलेशन अगर बहुत पॉजिटिव बिल्ड हुआ है, ट्रस्टवर्दी रिलेशन बिल्ड हुआ है, तो उससे थेरेपी बहुत सक्सेसफुली एंड होने के चांसेस होते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो जो थेरेपिस्ट है उसकी पर्सनालिटी, दूसरा जो आपस में रिलेशन बना है दोनों का, थेरेपिस्ट और क्लाइंट का, काउंसलिंग के टाइम पे वो रिलेशन किस तरह का बना है। और ये वाली जैसे थेरेपी में जैसे हमने पढ़ा था अप्रोच में भी, कि इस थेरेपी में कार्ल रॉजर्स ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ फोकस करी जाती है, मतलब ये माना जाता है कि क्लाइंट के अंदर खुद ही इतनी कैपेसिटी है कि वो चेंज हो सकता है, वो अपने एफर्ट खुद लगा के चेंज हो सकता है, वो अपने आप को बदल सकता है एफर्ट लगा के, चाहे तो वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता है। सिर्फ थेरेपिस्ट उसको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद करता है, लेकिन थेरेपिस्ट उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें थेरेपी में फोकस रहता है पर्सन की ग्रोथ पे, ना कि उसकी प्रॉब्लम पे। तो पॉजिटिव साइड को देखा जाता है। द वेरी फर्स्ट गोल ऑफ थेरेपी इज टू असिस्ट द क्लाइंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो पहला गोल थेरेपी का यही है कि जो क्लाइंट है उसको ग्रो करने में हेल्प करना है। तो उसके लिए काउंसलर क्या करता है, काउंसलर उसको इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का क्लाइमेट प्रोवाइड करता है जिसमें उसको ये फील हो को, क्लाइंट को, कि वो एक फुली फंक्शनिंग पर्सन है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। और दूसरा गोल इस थेरेपी का ये है कि क्लाइंट को इस चीज़ का अवेयर करवाए कि वो जो दूसरों के सामने एक मास्क पहन के रखता है वो रियल नहीं है। मास्क पहन के रखने का मतलब ये है कि दूसरों के सामने जैसे अपने आप को वो प्रोजेक्ट करता है या अपने आप को दिखाता है, वो रियल नहीं है, वो उसका रियल सेल्फ। और इसी चक्कर में क्या होता है कि वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरा करने के चक्कर में कई बार उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है क्लाइंट के ऊपर कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है। तो उसको ये चीज़ अवेयर होनी चाहिए कि वो जो सोशल प्रेशर की वजह से दूसरों को अपना दूसरी पर्सनालिटी या अपना प्रोजेक्शन दिखा रहा है अपनी पर्सनालिटी का, वो उसका रियल सेल्फ नहीं है और उसको अपने रियल सेल्फ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। और इसके अलावा इस थेरेपी का गोल है कि क्लाइंट को अवेयर कराना कि जो उसकी प्रॉब्लम्स है उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं। मतलब जैसे वो बिहेव कर रहा है या जिस तरीके से उस प्रॉब्लम के सामने वो रिस्पॉन्ड करता है, तो उसके अलावा और भी बिहेवियर्स हैं जो वो शो कर सकता है। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव बारी बारी डिस्कस किए जाते हैं, सबके प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस किए जाते हैं, और जिसमें से क्लाइंट को एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना होता है जो उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। रॉजर्स give description of a person who has reached this dimension as mentioned in the basic concept। तो ऐसा पर्सन कौन होगा जो ये कर पाएगा, उसकी क्या क्वालिटीज होंगी। वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब वो एक्सपीरियंस में के लिए ओपन होगा, वो कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करने से डरेगा नहीं। वो कहीं नई जगह जाने से, कुछ नई बात करने से, कुछ नया एक्सप्रेस करने से, नया यूज़, मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस करने से वो डरेगा नहीं, झिझकेगा नहीं। दे हैव ट्रस्ट इन देम सेल्फ, वो अपने आप पे ट्रस्ट करेगा कि वो कैसे भी सिचुएशन में वो उसको हैंडल कर सकता है। दे हैव इंटरनल सोर्स ऑफ इवेल्युएशन, वो अपने आप को खुद इवेल्युएट कर सकता है कि वो कहाँ गलत है और कहाँ सही है। दे आर विलिंग टू ग्रो ऑलवेज, वो हमेशा ग्रो करने की सोचेगा। तो इस तरीके से जब क्लाइंट बन जाएगा तो एक तरीके से थेरेपी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या कर रहा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है क्लाइंट को कि खुद ही अपने आप को इम्प्रूव करने के तरीके वो ढूंढे। तो काउंसलर यहाँ पे इतना कंट्रोल नहीं करेगा उसको, क्लाइंट को, क्लाइंट खुद अपनी विलिंगनेस से काम करेगा। तो क्लाइंट का विलिंग होना बहुत ज़रूरी है इस थेरेपी में। The client comes for therapy for different reasons, but with his approach, we interpret that if the client is trying to seek help, he may be feeling helpless, and the client may also feel that he or she is powerless person।
तो जब कोई आता है काउंसलर के पास हेल्प के लिए, तो वो क्यों आता है? क्योंकि उसे ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि वो हेल्पलेस है, वो पावरलेस है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो इसीलिए उसको किसी और की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक थेरेपिस्ट होता है। वो उसको हेल्प करता है और वो उसको फिर से रियलाइज़ करवाता है कि वो जितना हेल्पलेस फील कर रहा है वो उतना हेल्पलेस नहीं है। उसके अंदर अभी भी पोटेंशियल है अपने आप को इम्प्रूव करने का, चेंज करने का, ग्रो करने का। तो नर्चरिंग एटमॉस्फियर देना बहुत ज़रूरी है। तो बार बार इसके ऊपर फोकस आ रहा है कि नर्चरिंग एटमॉस्फियर, क्लाइंट को कंफर्टेबल लगना चाहिए, वो बिना सोचे अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाए, इतना अच्छा एनवायरनमेंट उसको देना है। और थेरेपिस्ट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जैसे पहले बताया है कि थेरेपिस्ट की अपनी पर्सनालिटी भी कैसी होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए उसमें। कॉन्ग्रुएंस मतलब वो जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स जो शो कर रहा है वो जेन्युइन होनी चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ थेरेपिस्ट शो ऑफ कर रहा है, ये थेरेपिस्ट सिर्फ फेक जेन्युइननेस दिखा रहा है, रियल जेन्युइननेस होनी चाहिए। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए, क्लाइंट को लगना चाहिए कि उसकी बातों को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको जज नहीं किया जाएगा, वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है जो उसको लग रहा है, यहाँ पे कोई उसको गलत या सही नहीं बोलेगा। तो क्लाइंट की थिंकिंग, जैसे बोला एग्जाम्पल में कि क्लाइंट की थिंकिंग नेगेटिव है या क्लाइंट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने आप को प्रॉपरली, लेकिन फिर भी काउंसलर उसको जैसे वो बता रहा है वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो उसके अंदर। एक्यूरेट एम्पथी मतलब समझेगा उसको, क्लाइंट को उसकी तरफ से समझेगा कि उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता या मैं क्या करता, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेगा काउंसलर। काउंसलर उसके इनर वर्ल्ड को, आउटर वर्ल्ड को, दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। तो सपोज द क्लाइंट इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, अगर कोई क्लाइंट, जैसे कह रहे हैं कोई कॉलेज का स्टूडेंट है जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है स्टडीज़ में, तो काउंसलर का क्या रोल है? वो विजुअलाइज करेगा अपने आप को भी कि मैं भी अगर इसकी तरह कॉलेज स्टूडेंट होता और मेरी भी ऐसी प्रॉब्लम होती, सेम एज और सेम बैकग्राउंड में होता, तो मैं क्यों नहीं कर पाता कॉन्सेंट्रेट, मेरे क्या रीजंस होते। इस तरीके से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो काउंसलर है वो खुद क्लाइंट के तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा है, ना कि क्लाइंट को अपने तरीके से सोचने के लिए बोल रहा है। काउंसलर क्लाइंट के तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा है और उसी में जाके, उसी अपने आप को उसी चीज़ में लाके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। तो वही ऑल्टरनेटिव्स वो क्लाइंट को भी बताएगा कि ठीक है, अगर मैं आपकी जगह पे होता और सिमिलर प्रॉब्लम्स मेरे साथ होती और सब कुछ सेम होता, तो भी मेरे पास एक ये ऑल्टरनेटिव होता है कि मैं ऐसे कर लूँ या मैं ऐसे कर लूँ। तो क्योंकि क्लाइंट उस टाइम पे वो सोच नहीं पा रहा है, लेकिन काउंसलर उसकी जगह पे जाके उसको और ऑल्टरनेटिव्स बताता है, जिसमें क्लाइंट फिर खुद चूज करता है कि उसको क्या करना चाहिए। तो क्लाइंट इज एबल टू एक्सप्लोर वाइडर रेंज ऑफ बिलीफ एंड फीलिंग्स इफ दे आर प्रोवाइडेड विद इन नर्चरिंग एटमॉस्फियर। अगर नर्चरिंग एटमॉस्फियर होगा तो क्लाइंट अपना वहाँ पे जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएगा, उसको कोई हेजिटेशन नहीं होगी कुछ बात करने में, कुछ शेयर करने में, या जो उसको लगेगा वो चीज़ वहाँ पे, वो जितने आइडियाज़ उसके माइंड में आएंगे वो वहाँ पे शेयर करके डिस्कस कर सकता है। धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो आपको अपने आप को समझना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन ढूंढ लेगा अपनी प्रॉब्लम का। और ये सारी चीज़ें किस एजम्पशन पे है कि सारे जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा ग्रो करना चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहते हैं। तो काउंसलर एक रोल मॉडल की तरह वहाँ पे उसको फुली फंक्शनिंग पर्सन बनने में हेल्प कर रहा है, उसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर रहा है, अपने आप को पहचानने में हेल्प कर रहा है। तो दिस प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग द वे वन इज, तो क्या प्रोसेस है पूरा थेरेपी में कि अपने आप को समझना और एक्सेप्ट करना जैसे वो हैं। और दिस अप्रोच बिलीव्स दैट व्हेन द पर्सन बिकम्स फ्री फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट दैट दे विल फेस, दे विल डिसाइड टू एक्चुअलाइज, मतलब जब कोई कॉन्फ्लिक्ट से फ्री हो जाएगा, उसके माइंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी वो उलझन चल रही है उसके माइंड में, उससे जब वो फ्री हो जाएगा तो वो आगे सेल्फ एक्चुअलाइज करेगा और आगे ग्रो करेगा। इन द ब्रीफ इन ब्रीफ द काउंसलिंग प्रोसेस है फॉलोइंग स्टेप्स। तो क्या स्टेप्स है कि क्लाइंट काउंसलर से मिलता है पहले,
और क्लाइंट जो है वो इनकॉन्ग्रुएंस की स्टेट में है, दिमाग में कुछ और है, लाइफ में कुछ और चल रहा है, एक्सपीरियंस कुछ और हो रहा है, तो इनकॉन्ग्रुएंस है। काउंसलर एक्सप्रेसेस पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द क्लाइंट। काउंसलर क्लाइंट को पॉजिटिव रिगार्ड शो करेगा और उसे बोलेगा कि आपके लाइफ में जो भी चल रहा है और आपको जो भी लगता है, जो भी आप सोचते हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। काउंसलर अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। उसकी क्लाइंट को प्रॉब्लम को वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जैसे कि बताया कि पॉजिटिव रिगार्ड दिखाते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि मैं आपकी जगह सोचता हूँ कि मैं भी अगर आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसे करता, लेकिन मेरे पास और क्या क्या ऑप्शंस होते, मैं अपने आप को कैसे और इम्प्रूव कर पाता। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए उसको समझाएगा और उसके बाद क्लाइंट की परसेप्शन को चेंज करेगा। तो क्लाइंट परसेप्शन ऑफ दीज क्वालिटीज चेंज द क्लाइंट पॉजिटिवली। इस तरीके से क्लाइंट को पॉजिटिवली चेंज करेगा। ये एक इन्होंने समराइज कर दिया स्टेप। तो रिलेशन बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसा होना चाहिए रिलेशन बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर? इट इज़ बिलीव दैट प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज ऑफ द कंडीशनड प्लेस फॉर कंसिडरिंग अ पर्सन वर्दी। अब यहाँ पे क्यों कहते हैं कि अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए? अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मीन्स कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स कब होना शुरू होती है? जब कंडीशंस रखी जाती हैं कि हमें रिगार्ड तब मिलेगा जब हम एक लेवल अचीव कर लेंगे, हमें रिगार्ड तब मिलेगा जब हम इतना कमाना शुरू कर देंगे, या हमें रिगार्ड तब मिलेगा जब हम ये कर देंगे, या हम वो बन जाएंगे। तो जब लोग कंडीशन रख देते हैं ना हमारे ऊपर कि हमें रिगार्ड तब मिलेगा जब हम ये चीज़ करेंगे, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जब वो काउंसलर के पास आता है तो काउंसलर उसको अनकंडीशनल रिगार्ड देता है कि वो जैसा है वो उसको वैसे रिगार्ड करेगा। अगर वो कुछ भी नहीं है तो भी उसको रिगार्ड करेगा, वो नेगेटिव है तो भी रिगार्ड करेगा, मतलब उसको हर तरीके से पॉजिटिव रिगार्ड मिलेगा। तो जब इस तरह का क्लाइंट काउंसलर जो है क्लाइंट को इस तरह का एटमॉस्फेयर देता है, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट को बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और बहुत कंफर्टेबल फील होता है और वो उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करने लगता है जो वो कभी किसी से नहीं कर रहा होता है, क्योंकि बाकी सब लोग तो कंडीशन रख के रिगार्ड करते हैं। इवन हमारे घर में भी लोग जैसे हमें लगता है कि हमारी फैमिली वाली तो कोई कंडीशन नहीं रखते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो आपके ऊपर भी कंडीशंस होती हैं। फैमिली में बोला जाता है कि अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो हम आपको रिगार्ड करेंगे, नहीं पहुंचोगे तो लोग आपको क्या कहेंगे। इस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग होती है, कंडीशनिंग होती है बचपन से कि आपको फर्स्ट आना है तभी आपका रिगार्ड होगा, फर्स्ट नहीं आओगे तो रिगार्ड नहीं होगा, या आपको इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं तभी आपको पेरेंट्स रिगार्ड करेंगे, टीचर्स रिगार्ड करेंगे। तो ये इस तरह का एनवायरनमेंट ही शुरू से हमारे आसपास बना होता है कि कोई कंडीशन होगी तभी हमें रिगार्ड मिलेगा। तो वो चीज़ ख़त्म करनी ज़रूरी होती है, एम्पथी शो करनी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो करना। ये इन चीज़ों से एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होता है, बहुत कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप क्रिएट होता है जो हेल्प करता है क्लाइंट को चेंज होने में। और काउंसलर को यहाँ पे कोई भी चीज़ सीक्रेटिवली नहीं करनी है, कोई चीज़ उससे छुप के नहीं करनी है। काउंसलर को भी ओपन रहना है क्लाइंट के सामने और उसको अपने आप को एकदम जेन्युइन शो करना है। तो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि ये थेरेपी एक शेयर्ड जर्नी है दोनों के बीच में, दोनों की, काउंसलर और काउंसली की, आपस में दोनों मिलके एक जर्नी कवर करते हैं जिसमें दोनों ही एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को समझते हैं। कॉन्ग्रुएंस एंड जेन्युइननेस के बारे में पहले भी मैंने बताया कि जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट को रियल, अपने आप को एकदम रियल और जेन्युइन रखना है अपनी थेरेपी में, और अपनी जो आर्टिफिशियल एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नेगेटिव एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव एक्सप्रेशंस दिखाने शुरू कर दिए या आर्टिफिशियली आपने किसी को, कई बार होता है ना जैसे हमें किसी के साथ एम्पैथी नहीं हो रही है, हम ज़बरदस्ती आर्टिफिशियली उसको शो करते हैं कि ठीक है हमें बुरा लग रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। काउंसलर को अगर ये फील हुआ तो वहीं पे आपकी थेरेपी ख़राब हो जाएगी। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि बिना किसी कंडीशन के क्लाइंट को आपने एक्सेप्ट करना है, रिगार्ड करना है, उसको जज नहीं करना है, उसकी तरफ आपको नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखना है हमेशा।
अगर कोई क्लाइंट अपने बारे में कोई ऐसी चीज़ बताता है जो आपको लगता है कि उसने गलत करी है, लेकिन आप उसको एज अ काउंसलर आप उसको गलत नहीं बोलोगे, ना उसको जज करोगे। वो गलत या सही नहीं है उस टाइम पे, वो ठीक होने आया है, बदलने आया अपने आप को, इसलिए वो आपको बता रहा है। वो इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि वो बताना चाहता है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। तो आपने जज नहीं करना है, और आपने उसको एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है। उसको ये चीज़ फील हो जाती है, जब काउंसलर जेन्युइनली ये सब करता है तो क्लाइंट को ऑटोमेटिकली ये फील हो जाता है कि मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, और एक्सेप्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुझे बदलने में हेल्प करी जाएगी। Counselor is warm and accept the client as he or she is without any conditions and expectations. एंड नाउ एम्पथी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि एम्पथी का मतलब है कि काउंसलर सेंसिटिव होना चाहिए, जो भी क्लाइंट बोल रहा है उसके बारे में उसके तरफ से सोचना, उसके उसकी जगह पे अपने आप को रख के सोचना, उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स को समझना, ये सारी चीज़ें एम्पथी में आती हैं। और इसमें इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है कि इमोशनली वो क्या फील कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो समझना। रोल ऑफ काउंसलर बहुत क्लियर हो गया अब तो आपको, कि जेन्युइन इंडिविजुअल होना चाहिए, जिसको थेरेपी की टेक्निक्स क्लियर होनी चाहिए कि थेरेपी कैसे करनी है। थेरेपिस्ट बिकम्स द फैसिलिटेटर, वो फैसिलिटेटर बनता है इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए क्लाइंट को। रोल इन्होंने वैसे यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है। थेरेपिस्ट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द क्लाइंट इज वन ऑफ रिस्पेक्ट एज एन इक्वल। जब क्लाइंट और थेरेपिस्ट एक दूसरे को वहाँ पे इक्वल मानते हैं तो थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को बराबर समझ के रिस्पेक्ट देगा। थेरेपिस्ट प्रोवाइड्स एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सेप्टेंस, और ये क्यों? क्योंकि क्लाइंट तभी अपने आप को वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएगा, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ तभी हो पाएगी। थेरेपिस्ट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड इज जेन्युइन, वो क्लाइंट को समझेगा और जेन्युइनली समझने की कोशिश करेगा, उसकी तरफ से सोचेगा। थेरेपिस्ट ऑफर द क्लाइंट अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देगा। अपार्ट फ्रॉम द रोल, फ्यू फंक्शंस आर एक्सपेक्टेड ऑफ द काउंसलर। तो फंक्शंस क्या बताए हैं? जैसे यहाँ पे बोला है कि क्या नहीं करना है, तो डू नॉट आस्क टू मच डिटेल्स ऑफ हिस्ट्री। इतना ज़्यादा हिस्ट्री किसी की ना पूछी जाए कि वो हेजिटेशन उसको हो जाए कि मुझे क्यों मेरे पास्ट में इतना ज़्यादा, क्योंकि ये प्रेजेंट पे फोकस करती है, तो पास्ट में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट आस्क लीडिंग और प्रोबिंग क्वेश्चंस। लीडिंग या प्रोबिंग का मतलब है कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जिससे आप पता नहीं कुछ उसकी पुरानी हिस्ट्री या कोई ऐसी चीज़ खोजने की, ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको ये ना फील हो कि मुझे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछने। डू नॉट मेक एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लाइंट बिहेवियर, उसके बिहेवियर को कुछ आपने गलत तरीके से या किसी तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना है, मतलब आपने जजमेंटल नहीं होना है। डू नॉट इवेलुएट क्लाइंट्स आइडियाज़ और प्लान्स, उसके आइडियाज़ को इवेलुएट मत करो, उसको आप एनालाइज करो, समझो, और उसको आप रिस्पॉन्ड करो उसकी बातों को, पर उसको आप इवेलुएट गलत या सही नहीं करना है, क्योंकि जो वो बता रहा है वो उसकी फीलिंग्स हैं, उसके थॉट्स हैं। आपके लिए वो गलत या सही हो सकते हैं, बट आपने उसको वहाँ पे एक्सेप्ट करना है पॉजिटिवली, आपने वहाँ पे उसको गलत सही नहीं बोलना है। फिर इसके बाद आती हैं इसकी एप्लीकेशंस, तो किस तरह के जगहों के लिए, किस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए ये थेरेपी यूज़ हो सकती है। सो दिस अप्रोच कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सेटिंग्स विद इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, फैमिलीज, इन सब के लिए यूज़ हो सकती है। और इसके अलावा कुछ कैटेगरीज यहाँ दी हुई हैं। तो पहले इन्होंने यहाँ पे बात करी हुई है काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की। तो काउंसलिंग में क्या होता है, जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। काउंसलिंग नॉर्मल वाली भी होती है, ज़रूरी नहीं है मेंटल इलनेस में काउंसलिंग को ही काउंसलिंग बोलते हैं। आप फाइनेंशियल काउंसलिंग भी ले सकते हो, किसी से नॉर्मल डे टू डे प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करते हो तो वो भी, जैसे स्पिरिचुअल गाइडेंस है, वो भी एक तरह की काउंसलिंग है। ओके। और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग तो है ही है, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है, जो आपकी मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए होती है। साइकोथेरेपी, जैसे कि इसमें वर्ड साइको और थेरेपी है,
तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए थेरेपी है, जो एक लंबी ट्रीटमेंट होती है जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को टारगेट किया जाता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कई बार ये दोनों वर्ड्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, लोग कई बार काउंसलिंग कह देते हैं, कई बार साइकोथेरेपी कह देते हैं, और मतलब उसका वही निकल के आता है कि हम किसी को हेल्प कर रहे हैं चेंज होने में, इम्प्रूव होने में। जनरली स्पीकिंग हाउएवर साइकोथेरेपी रिक्वायर्स मोर स्किल देन काउंसलिंग। थेरेपी में काउंसलिंग से ज़्यादा स्किल चाहिए, ज़्यादा प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। कौन साइकोथेरेपी करते हैं? साइकेट्रिस्ट कर सकते हैं, ट्रेंड काउंसलर कर सकता है, सोशल वर्कर या साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, जो क्वालिफाइड है इस चीज़ के लिए, जिन्होंने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली हुई है। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच में रिलेशनशिप के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर कोई क्लाइंट सेंटर थेरेपी कर रहा है तो उसमें दोनों का आपस में रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंटेन होना, रेपो बिल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको स्कूल काउंसलिंग में यूज़ किया जा सकता है, पेस्टोरल काउंसलिंग में यूज़ किया जा सकता है। पेस्टोरल मतलब रिलीजियस काउंसलिंग टाइप की जो होती है वो हो गई। मैरिटल काउंसलिंग में यूज़ किया जा सकता है और फैमिली काउंसलिंग में भी यूज़ किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग में भी कई बार इस थेरेपी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप फॉर प्रोफेशनल्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स, जो काम करते हैं, जो आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए लोगों का, जो काम करते हैं, वो सारे पर्सन सेंटर थेरेपी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अपने रेगुलर लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है कि कैसे जेन्युइननेस शो करनी है, पॉजिटिव रिगार्ड शो करना है। और ये सोशल वर्कर को जैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है, नर्सेस को, फिजिशियंस को, टीचर्स को। एप्लीकेशन इन स्मॉल ग्रुप, तो स्मॉल ग्रुप में पर्सनल ग्रोथ के लिए या स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, जैसे तो ग्रुप हो सकता है जैसे वो वुमेन का या मैरिड कपल्स का, ऐसे ग्रुप बना के, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन इन इंस्टीट्यूशनल चेंज, तो स्कूल वगैरह, कॉलेजेस में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट एजेंसीज में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ताकि आपस में लोगों के रिलेशनशिप जो है वो एनहेंस हो। अब इवैल्यूएशन में ये बता रहे हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं इस थेरेपी की। हमने बहुत पॉजिटिव चीज़ें पढ़ी हैं इस थेरेपी के बारे में, तो इसमें कुछ नेगेटिव भी होगा। कार्ल रॉजर्स यूज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग मेथड इन काउंसलिंग एंड दैट मेड इजी टू एग्जामिन द चेंज इन द क्लाइंट। कह रहे जैसे कार्ल रॉजर क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग करते थे, तो इससे क्या था, उनके पास जो रिकॉर्डिंग्स होती थी जब वो उसको स्टडी करते थे तो कुछ टाइम बाद उन्हें क्लाइंट में फ़र्क नज़र आता था। दिस अप्रोच ओवर एम्फेसाइज रिलेशनशिप, मतलब ये कह रहे हैं कि इस अप्रोच में ना रिलेशनशिप को ओवर एम्फेसाइज किया गया है। इट अज्यूम्स दैट प्रॉपर रिलेशनशिप मेक्स चेंजेस इन द क्लाइंट रेदर देन द टेक्निक। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग थेरेपी की टेक्निक से ज़्यादा रिलेशनशिप ठीक करता है क्लाइंट को। मतलब ये थेरेपी में कोई टेक्निक यूज़ करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, रिलेशनशिप को। तो ये एक तरीके का पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है और एक तरीके की लिमिटेशन भी हो सकती है। द एक्सपीरियंस एंड रिसर्च रिवील दैट दिस अप्रोच इज़ वेरी इफेक्टिव इन काउंसलिंग। ये इन्होंने इसकी एडवांटेज बताई है कि ये बहुत ही इफेक्टिव है टेक्निक काउंसलिंग में। एंड client thinks that when other people are so confident about his or her potential, why should he? तो ये बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी है, क्योंकि इस थेरेपी में एट द एंड क्लाइंट को ये लगता है कि जब सामने कोई बैठा है, सामने वाला पर्सन है जो थेरेपिस्ट है, वो अगर मेरे पोटेंशियल पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो मैं क्यों अपने पोटेंशियल पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, मैं अपने आप को क्यों इतना डीमोटिवेट कर रहा हूँ। लेकिन क्रिटिसाइज करी गई है थोड़ी सी ये अप्रोच। It is taken as too simple approach, extremely difficult to imply. In fast, concepts in the therapy are complex than they appear at the face value. Counselor needs lot of skill. मतलब ये इतनी सिंपल नहीं है जितना पढ़ने में लगती है। इसमें बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए काउंसलर का, और एक्सपीरियंस चाहिए कि जो चीज़ वो सोच के आया है वो एक्चुअली में वहाँ पे अप्लाई कर सके। ये नॉन डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे है, तो काउंसलर
को लिमिट कर देती है कि वो सजेशन ना दे किसी को. सो दैट विल एक्चुअली सेव द टाइम एंड एनर्जी ऑफ द क्लाइंट. मतलब ये नॉन डायरेक्टिव है, मतलब काउंसलर डायरेक्टली सजेशन नहीं दे सकता, क्लाइंट को खुद अपना सॉल्यूशन ढूंढना है. तो एक तरीके से ये काउंसलर को लिमिट कर रही है कि वो अपनी तरफ से कुछ ना एडवाइस करे. टू बी जेन्युइन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट ईजी थिंग फॉर द क्लाइंट. अब क्लाइंट के पास क्या होता है, कई बार इतना आसान नहीं होता है कि वो अपने लिए सॉल्यूशन खुद ढूंढ ले. हम ये इस थेरेपी में कह तो रहे हैं कि हम क्लाइंट को ऑप्शंस दिख बताते हैं, उसको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव देते हैं, उसको लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव होते हुए भी क्लाइंट चूज नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कई बार हेल्पलेस हो जाता है. It is criticized that when self-actualization is a major motivation, why it does not work at the time of development of the problem. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से लोग मोटिवेट होते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, तो ये चीज़ तब काम क्यों नहीं करती जब प्रॉब्लम आती है. ये प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये बढ़ने क्यों देते हैं. मतलब ये अप्रोच उसी टाइम काम करनी चाहिए या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसी टाइम काम करना चाहिए जब प्रॉब्लम आती है. तो लोग ग्रो करना चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम को डेवलप होते टाइम ही क्यों नहीं टैकल करते. तो इस तरीके से इस अप्रोच की जो अजम्पशंस हैं और इस अप्रोच की जो तरीके हैं उसको क्रिटिसाइज किया गया. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.